नमस्कार जन टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे, देश में आम चुनाव होने वाला है और न केवल हिंदुस्तान की, दुनिया के तमाम मुल्कों की निगाहें टिकी हुई हैं। क्या नरेंद्र मोदी दूसरी पारी खेलेंगे? क्या राहुल गांधी अपने गठबंधन के साथ पहली मर्तबा सरकार बनाएंगे? ये तमाम वो अटकलें हैं जो अभी भविष्य के गर्भ में। लेकिन हर दुनिया में सभी जगह राजनीति की तासीर बदल रही है। मुद्दों से थोड़ा सा डिफरेंट साइड में जा रहे। पहले हम देखते थे कि यूएस में इलेक्शन होते हैं तो वहां बिल्कुल एक सारगर्भित मुद्दों पे चर्चा होती है, लेकिन पिछला चुनाव जब ट्रंप ने लड़ा और जीता तब से थोड़ा सा वहां पे भी डाइवर्ट हुआ है वहां का इलेक्शन। तो हिंदुस्तान तो वर्षों से डाइवर्ट होता जा रहा है। अब की लेकिन बात करें, एक उम्मीद की जाती है, विदेशी मीडिया चुनावों में आता है, देखता है कि कौन सा ऐसा एजेंडा होगा जिसपे राजनीतिक दलों का ज्यादा फोकस है। क्या विकास का एजेंडा इस पे चर्चा में रहेगा? जनता की प्रॉब्लम्स जो हैं वो हाईलाइट होंगी। कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं। लेकिन मुझे जो लग रहा है कि इलेक्शन में इस बार एक मुद्दा जो ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है दोनों ही तरफ से, अब उसका क्या असर होगा क्या नहीं होगा ये तो कहना बहुत जल्दबाजी होगा। लेकिन फिलहाल हमें जो दिखाई देता है, मुद्दा है, इसमें कोई बात नहीं है और वर्षों से ये मुद्दा खड़ा हुआ है। मुद्दा है आतंकवाद का। होना भी चाहिए, खात्मा होना चाहिए। न केवल हिंदुस्तान के सामने, दुनिया के सामने एक बड़ी चुनौती है ये। लेकिन चुनौती से हम जूझते रहे, लड़ते रहे, उस पर हमला भी हमने किया, सारी बातें हैं। लेकिन इस इलेक्शन में विकास के मुद्दों पर आतंकवाद का मुद्दा काफी भारी पड़ रहा है और इस पे बोलना, उसके परिणाम, किस तरह से किसको क्या जवाब देना है, तमाम जो पहलू हैं वो राजनीतिक दल अपने अंदाज से पब्लिक के सामने परोस भी रहे हैं। मीडिया भी उसी अंदाज में इसको हाईलाइट कर रहा है। लेकिन फिलहाल मैं कहूंगा कि जैसे देश के सामने मुद्दा केवल एक ही है, वो है आतंकवाद, पुलवामा हमला और उसके बाद की सर्जिकल स्ट्राइक। क्या वास्तव में, मैं फिर कह रहा हूं कि यह मुद्दा गौण नहीं होना चाहिए, मुद्दा रहना चाहिए, लेकिन क्या देश के सामने और मुद्दे भी हैं जिनको भी उसी तरह से तरजीह दी जानी चाहिए? मुद्दा हमारा यही है और इसी को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और समीक्षक ओम सैनी साहब हैं, भाजपा नेत्री शील दाभाई जी हमारे साथ हैं, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के सेक्रेटरी सुशील आसोपा साहब हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है। मैं आपको मजमून दिखाता हूं, फिर लौटेंगे हमारे पैनलिस्ट के पास। लोकसभा चुनाव 2019 में आतंकवाद और एयर स्ट्राइक ऐसे मुद्दे जिनसे इस दौर की सियासत गरमाई हुई है। विपक्ष एयर स्ट्राइक के बाद सवालों की बौछार कर रहा है, इस पर सवालिया निशान लग रहे हैं। स्थिति यह है कि विपक्ष के सवालों के जवाब देने के लिए पीएम मोदी ने भी मोर्चा संभाल रखा है। प्रधानमंत्री अपनी सभाओं में लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, आतंकियों को करारा जवाब केवल बीजेपी सरकार ही कर सकती है। भाजपा के चुनाव प्रचार अभियान में भी एयर स्ट्राइक, पाकिस्तान को जवाब देने के मुद्दे ही नजर आ रहे हैं। एक के बाद एक बम धमाके हो रहे थे, सैकड़ों बेकसूर लोग मारे जा रहे थे, सैकड़ों घायल हो रहे थे। इन हमलों के तार भी हर बार सीमा पार जुड़े हुए थे। लेकिन पहले की सरकार ने क्या किया? उन लोगों ने अपनी नीति नहीं बदली, सिर्फ गृह मंत्री बदले। अब नीति बदलनी चाहिए कि गृह मंत्री बदलना चाहिए? इधर कांग्रेस, अन्य विपक्षी पार्टियां भी भाजपा पर हमलावर है। कांग्रेस तो नए सिरे से चुनावी रणनीति बनाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी भी अपनी सभाओं में कोई ऐसा मौका नहीं गंवा रहे जब आतंकवाद को लेकर उन्होंने भाजपा को ना घेरा हो। ये आप क्यों नहीं कहते, हाँ, जिस व्यक्ति ने सीआरपीएफ पर बम फोड़ा, सीआरपीएफ के जवानों को जिसने शहीद किया, उसको बीजेपी की सरकार ने वापस पाकिस्तान भेजा। मोदी जी, हम आप जैसे नहीं हैं, हम आतंकवाद के सामने नहीं झुकते हैं। राजनीतिक दल अपने फायदे के हिसाब से मुद्दे गड़ाने की कोशिश करते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा एक ऐसा मुद्दा है जिनसे जनमानस जुड़ जाता है। 1971 में तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी को बांग्लादेश बनाने पर इसका सियासी फायदा मिला था। अब 2019 में भाजपा का भी एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक जैसे मुद्दों पर फोकस है। जानकर भी मानते हैं कि इसका फायदा भी भाजपा को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज।
तो चलिए, सियासत हमेशा होती रहती है, लेकिन आतंकवाद, सिक्योरिटी, इसको लेकर के भी एक बार फिर चर्चाओं में। और होता वही है कि जब आप एक्शन का रिएक्शन होता है, ये सभी जगह होता है, और इलेक्शन में तो एक्शन का रिएक्शन ना हो ये संभव नहीं है। चलिए, मैं ओम सैनी साहब के पास में जाऊंगा। ओम जी, मुद्दे बहुत सारे हैं, गरीबी है, बेरोजगारी है, बहुत सारे मुद्दे हैं। मैं ये नहीं कहता कि सीमा पार आतंकवाद वो मुद्दा नहीं है, बिल्कुल बड़ा मुद्दा है। लेकिन इलेक्शन के दरमियान अभी जो लगता है लोगों से चर्चा होती है, वो कहते हैं कि मुद्दे बहुत सारे हैं, ये भी एक पार्ट है, हमें उसको फेस कर रहे हैं, उसका जवाब भी दे रहे हैं। लेकिन केवल फोकस एक ही एंगल पे आके कर दिया जाए, इसको कितना उचित मानते हैं आप? देखिए योगेंद्र जी, मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूं कि राजनीति का ये जो बदलता स्वरूप है जिसकी आपने चर्चा की है, इसको जानना बड़ा जरूरी है। आज की 40 बरस पहले अयतुल्ला खोमेनी ईरान में एक धार्मिक नेता के रूप में उभरे, शाह की सरकार को चुनौती दी, शाह के शासन को चुनौती दी और शाह को अपदस्थ किया। तो जो एक गठबंधन बना हुआ था, अमेरिका एक तरफ था और साथ साथ में सोवियत रूस एक तरफ था, तो दो समाजवादी और पूंजीवादी के साथ साथ में ये एक राजशाही का सिलसिला भी था। लेकिन इन तीनों सिस्टम्स को चुनौती देने का काम स्टार्ट हुआ अयतुल्ला खोमेनी के साथ में। इसका विस्तार हुआ है धीरे धीरे। हर राज्यों ने अपने अपने तरीके से इसको अडॉप्ट किया है, और इसको अडॉप्ट करने के पीछे कहीं पर क्रिश्चियनिटी आती है, कहीं पर इस्लाम आता है, और कहीं पर हमारा मुल्क जो इन सब चीजों से बहुत परे और एक डेमोक्रेटिक सेटअप के साथ में आगे बढ़ रहा था, उसके सामने ये सारी चुनौतियां बदली हैं पिछले 20 वर्ष के अंदर, खासतौर से जब से डेवलपमेंट का मॉडल बदला है। यानी नरसिम्हा राव साहब 93 की बात कर लेते हैं। नरसिम्हा राव साहब जब आए तो उस वक्त ये समझ में आया कि साहब जिस तरीके से पूंजीवाद और समाजवाद का जो द्वंद्व था वो समाप्त हुआ, अब एक वैश्विक प्रणाली प्रारंभ हो रही जिसमें विचारधाराओं का अंत सा स्वरूप है। उसका नतीजा रहा कि डेवलपमेंट का अपना मॉडल जो था, जो हमने पंडित नेहरू के जमाने में, इंदिरा गांधी जी के जमाने में जिनको अडॉप्ट किया हुआ था, उनको बदलना पड़ा। और वो उसको लेकर के लोगों को बड़ा अजीब लगा कि आपकी प्रायोरिटियां बदल गई। आपकी प्रायोरिटी पहले लेमैन था, कॉमन मैन था, जो सबसे नीचे जिंदगी जी रहा था, उसके राहत के सारे सिलसिले ढूंढते थे। अब आपने वो सब सिलसिले बदले हैं। एनडीए पहले के वक्त में, यूपीए पहले के वक्त में, यूपीए सेकंड के वक्त में, और एनडीए सेकंड के वक्त, ये मोदी जी के वक्त में, इसमें बड़ा फर्क है। मोदी जी के वक्त में जिस तरह के डेवलपमेंट का मॉडल लिया, उस मॉडल में ये सारी चीजें बड़ी प्रमुख हैं कि साहब हमारे यहाँ जो राष्ट्रवाद का उग्र स्वरूप देखने को मिला, ये हमें नहीं मिला अटल जी के जमाने में, हमें ये स्वरूप देखने को मिला मोदी जी के जमाने में। करगिल को हमने भुगता और जवाब भी दिया और ठीक भी किया, जैसा भी कुछ करना था। उसी तरीके से कश्मीर के मसले को भी सुलझाने के लिए संवाद के रास्ते पर रहे मोदी जी, ये अटल जी। लेकिन ये सारी चीजें बदल दी मोदी जी ने आकर के, और कन्फ्रंटेशन का एक सिलसिला प्रारंभ हुआ। आतंकवाद पूरी दुनिया में इस बीच अपना स्वरूप बना चुका था, इस्लामी मुल्कों में भी और दूसरे मुल्कों के अंदर भी, और हमारे पड़ोसी के यहाँ इसके तरीके से फैक्ट्री बन गई थी और जो एक्सपोर्ट हो रही थी, समझिए आप। उसके पीछे बड़ा लंबा इतिहास है। कैसे सोवियत संघ की पकड़ को कमजोर करने के लिए अफगानिस्तान में तालिबानियों को तरजीह दी गई, कैसे दूसरे अफगानिस्तान के अंदर सारा ये बनाने में यूनाइटेड स्टेट्स का क्या रोल रहा है, ये जानने की जरूरत है। खैर वो जाने दीजिए, लेकिन कुल मिला के जैसी स्थिति हमारे यहाँ बनी है, ये अपने आप में बड़ी तकलीफ दे इस माने में है कि ये मुल्क एशिया और अफ्रीका में एक तरीके से दिशा देने वाला रहा है। इसने ऐसे मुल्कों को साथ लेके खड़ा होने की चेष्टा की है जिसके अंदर जो बता सके कि दुनिया के ये सारे सिस्टम नहीं, हम एक डेमोक्रेटिक सिस्टम को ही स्थापित करेंगे। और हमारे पंचशील के सिद्धांत पंडित नेहरू को भूलना नहीं चाहिए इस बात के लिए, और सुकर्णो को नहीं भूलना चाहिए, उस चावनलाई को नहीं भूलना चाहिए, ये जो डिगाल को नहीं भूलना चाहिए। इन लोगों के खड़े होने से जो एक सीन बना था, वो सीन नष्ट हुआ और अब हम भी उसी दौड़ में शामिल हो गए। आज हमें इस ग्रुप में या उस ग्रुप में अटका के रखने की बात होने लगी है। और मैं समझता हूं कि हमारे सामने सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि सीमाओं पे हम लड़ें, लेकिन हमारे आंतरिक जो द्वंद्व हो रहे हैं, उन द्वंद्वों से लड़ने के लिए गोली का रास्ता कतई वाजिब नहीं कहा जा सकता, जिसको आज बोलने के साथ ही राजद्रोह का सा शब्द इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। इस देश के अंदर संवाद से सब कुछ ठीक हो सकता था। अब जैसे हो रहा है, इसमें एक तरफा चीजें बताई जाती है। किसने उकसाया फौज के खिलाफ खड़ा होने के लिए, लोगों को पत्थर फेंकने के लिए? किसने ऐसा कर दिया कि 370 की जो गारंटियां, जो संधियां
हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर की हैं, जिनको नष्ट कर दिया जाए, इस तरह की बातें कौन कहने लगा? ये गैर जिम्मेदारी के बयान जो है राजनीति में, ये अपने आप में संकट पैदा कर रहे हैं। और ये जो लोकसभा का चुनाव है, ये इसी मुद्दे पर सामने आने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि यूपीए यानी कि राहुल गांधी के नेतृत्व में जो भी दल इकट्ठे हो रहे हैं, उनका स्वरूप ऐसा है कि चीजों को वापस संवाद के रास्ते पे लाया जाए। उनका स्वरूप ऐसा है कि वापस प्राथमिकताएं लेमेन रहे। उनका स्वरूप ऐसा है कि वापस समाजवाद को स्थापित किया जाए। उनका स्वरूप ऐसा है कि जिन गारंटीज को हमने कॉन्स्टिट्यूशनली लोगों को दे रखी है वो दी जाए। ठीक इसके विपरीत मोदी जी का स्वरूप है। मोदी जी अपने हिसाब से बताना चाहते हैं कि दुनिया में हमें अगर अपने आप को स्थापित करना तो अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी। ताकत दिखाने के लिए वो बहुत सारे एग्जाम्पल देते हैं, लेकिन ताकत के साथ साथ में ओम जी, यह एक मेरा सवाल होगा कि पुलवामा अटैक का जवाब अगर मोदी सर्जिकल स्ट्राइक से नहीं देते तो एक राजनीति के कटघरे में खड़े रहते हैं कि वो एक पहल नरेंद्र मोदी ने भी की, जो आप कह रहे हैं उस हिसाब से। देखिए, इसमें सिर्फ थोड़ा सा देखिए, नवाज शरीफ के घर पे गए वो, बिना किसी प्रोटोकॉल के एक पहल की उन्होंने कि चले कुछ हालात सुधरने चाहिए। उन्होंने सार्क देशों के नेताओं को भी बुलाया अपनी ओथ सेरेमनी में। उसके अलावा इन्होंने उनके मतलब एक आदान प्रदान किया। लेकिन आपको ये बताना चाहता हूं कि मोदी जी का जो विदेश नीति का या उनकी राजनीति का जो स्वरूप है वो कितना इमेच्योर है, और कहां अटल जी का स्वरूप था। अटल जी भी तो सब कुछ कर रहे थे, वो संवाद के रास्ते कितना आगे बढ़े थे, लेकिन उससे एक स्ट्रेचर नजर आता था हिंदुस्तान का, इससे स्ट्रेचर नजर नहीं आता। और पुलवामा का सिलसिला, वो अभी मोदी जी बोल रहे थे कहीं पर, वो हम लोगों ने सुना, उसमें वो कह रहे थे कि साहब आपने वो गृह मंत्री बदल देते हैं या डिफेंस मंत्री बदल देते हैं, इस बदलाव से कोई सिलसिला थोड़ी बनेगा। बदलने के पुलवामा का ये क्यों हुआ, इसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेवार कौन है? गृह मंत्री है, देश का चौकीदार है। क्यों, कैसे हो गया ये कि 350 किलो, वो 350 किलो ही बोल रहे हैं शायद, वो जो आरडीएक्स आ गया, कैसे आ गया, कैसे लेकर के क्या? तो फेल्यूर है सिस्टम का। ये फेल्यूर हमारी फौज का नहीं है, हमारे जवानों का नहीं है, सिस्टम का फेल्यूर है। सिस्टम का फेल्यूर। उसके लिए शीलदा भाई जी आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, ये लगातार एक उंगली उठ रही है कि सिस्टम का फेल्यूर रहा। कहीं ना कहीं जब इतनी बड़ी कार्रवाई चलती है तो उस वक्त रोड ब्लॉक कर दिया जाता है, या फिर एक कार्रवाई पहले रवाना करते हैं जिसमें देखा जाता है कि रास्ता रूट लाइन क्लियर तो है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, जिसमें यह कहा भी जाता है कि बख्तरबंद गाड़ियां होती हैं, उसके अलावा मेटल डिटेक्टर साथ में होते हैं उनके, ताकि अगर किसी तरह का भी कोई वेपन या कोई एक्सप्लोजिव जो वहां होता है तो उसका पता लग जाता है। को कहीं ना कहीं तो सिस्टम में तो खामी रही है कि इसकी वजह से इतना बड़ा आरडीएक्स आ गया और कार्रवाई में बीच में 5वीं गाड़ी में घुस करके उसने ब्लास्ट कर दिया। ये लगातार सवाल उठ रहे हैं। खैर, जवाब जिस तरह से भी सरकार देना चाह रही है, दे रही है। तो ये एक उंगली उठ रही है कि बिल्कुल ये इसका जवाब दिया जाना चाहिए। क्यों जवाब इस वजह से बनता है कि जब राजनीति में किसी चीज को गेन करने की कोशिश की जाती है तो सामने लोग ये देखते हैं कि इसका बेनिफिट उनको मिल रहा है। इस पे अगर उंगलियां उठ रही हैं, इससे सवाल खड़े हो रहे हैं तो सवाल भी खड़े करते हैं। हालांकि मेरा मुद्दा ये नहीं था कि पुलवामा अटैक और सर्जिकल स्ट्राइक पे आकर के रुके। मुद्दा तो मेरा ये था कि क्या एक ही मुद्दा है देश के सामने जो टोटल पॉलिटिशियंस उसी पे कंसर्न करके रख दिए हैं कि बिल्कुल हमें कुछ भी करना है तो बस एक ही मुद्दे को फोकस करना। देश के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, उन पे चर्चाएं क्यों नहीं होती हैं? हालांकि ओम सैनी साहब ने जो कही है बात, ये इनकी भाषा नहीं है, ये वो बातें हैं कि जो लोग आज जानना चाहते हैं कि भाई इतना बड़ा अटैक हुआ, आखिर ये सिस्टम का फेल्योर क्या रहा, अगर है तो उसको दुरुस्त करना चाहिए। देखिए योगेंद्र जी, जहां तक उंगली उठाने की मैं बात करूं, आपने कहा उंगली तो ये जो पक्षी दल है जिसमें कांग्रेस भी है, इस बात की भी उठा रही है कि आप वहां पर जो सर्जिकल स्ट्राइक की है कि वहां पर करी है या नहीं करी है, ये सिर्फ बम डाल के पेड़ों पर आ गए हैं या वहां पर भी गए कि नहीं है, अगर गए तो वहां पर कितने लोग मरे, इस पर भी उंगली उठा रहे हैं। तो उंगली तो ये संवैधानिक संस्थाओं पर भी उंगली उठाते हैं, ये कश्मीर पर भी उंगली उठाते हैं कि मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप हर बात पे उंगली उठाते हैं, ये उंगली क्यों उठा रहे हैं? इनको लगता है कि जिस तरह से राजीव गांधी एंड कंपनी राफेल को एक मुद्दा बना राहुल गांधी जो साथी है उनके, उनसे मेरा मतलब है,
तो वो ये सोच रहे थे कि एक राफेल पर मैं उंगली उठाकर ये लोकसभा का जो चुनाव है उसमें इनको चौकीदार को चोर साबित करके हम सत्ता में वापस आ जाएंगे। जिस तरह से, और जहां तक बात करूं मैं नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बात करूं तो हमारा मुद्दा ये था सबका साथ सबका विकास। हमने हर क्षेत्र में हर वर्ग को राहत पहुंचाने की बात की। जब इनको लगा, ये सारे दलों को इन्होंने देख लिया कि मोदी जी को अकेले कांग्रेस पार्टी नहीं हरा सकती, ये सब जो इंडिपेंडेंट दल हैं उनको लगा कि अगर हम मिलकर एक नहीं हो जाते तब तक हम मोदी जी का मुकाबला नहीं कर सकते। वो सारी बातें ठीक है, चलिए, लेकिन मेरा तो सिंपल सा सवाल वो ये है कि एक उंगली उठ रही है कि वहां तक एक्सप्लोजिव कैसे पहुंचा और वो ब्लास्ट जो हुआ, क्योंकि ये कोई ऐसे नहीं है कि साहब ये तो प्राकृतिक आपदा थी और इस वजह से वहां ब्लास्ट हो गया। इसका भी तो मेरे ख्याल में कोई जवाब होना चाहिए। इसका जवाब दिया नहीं जा रहा अभी तक भी, क्योंकि जब ये मुद्दा, देखिए शीलदा भाई जी, जब मुद्दा राजनीतिक दलों को एक ही लग रहा है तो फिर इसका ऑपरेशन भी पूरा होना चाहिए। जब लगता है बीजेपी को सर्जिकल स्ट्राइक एक ऐसा मुद्दा है कि जिसपे चर्चा होनी चाहिए, सैनिकों के शौर्य से भी जोड़ा जा रहा है, किस पार्टी ने कभी सवाल खड़ा किया कि सेना डिफेंस पे किसी ने उंगली उठाई? सेना की कार्रवाई पे किसी ने उंगली उठाई? किसने उंगली उठाई? आप लोग कह रहे हो ये बात तो कि सबूत मांगे जा रहे हैं। सबूत का जिक्र ये लोग इस वजह से कर रहे हैं कि वो भी एक बात इस तरह से निकल करके आ रही है। हालांकि मैं किसी पार्टी का कोई स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, आप लोगों को तय करना है कि ब्लो बेल्ट कितना नीचे तक जाना है। इस तरह के अल्फाज के लिए, स्टेटमेंट्स के लिए, ये तो आप लोगों को तय करने हैं गाइडलाइन। और ये तय मान के चलिए कि आज अगर एक लाइन आप लोग नीचे जाएंगे तो 2 लाइन अगले आने वाली पीढ़ी ज्यादा जाएगी। तो ये कचरा करना है राजनीति का, तो आप लोगों की मर्जी है। बाकी अगर सर्जिकल स्ट्राइक पे ही फोकस रखा जाएगा चुनाव, जो कि मुझे लगता है कि वो एक मुद्दा है, मैं ये इनकार नहीं कर रहा, कश्मीर एक मुद्दा है, पुलवामा अटैक एक मुद्दा है, लेकिन ये नहीं कर सकते हैं कि कश्मीर के मुद्दे के सामने देश में और कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। जब चर्चाएं अगर हर स्पीच में प्रधानमंत्री जी के में होंगी, गृह मंत्री जी के में होगी, आपकी पार्टी के नेताओं के में होगी कि बस एक ही चर्चा पे फोकस रखेंगे, तो सामने वाले भी तो कुछ विचार करेंगे कि इसका जवाब कैसे देना है। यही वजह है कि आपसे जवाब मांगा जा रहा है कि वहां पे अटैक कैसे हो गया। कोई तो वजह है कि जब एक पर एक इतने बड़े अटैक होते चले गए हमारे देश में, सेना कैंप्स में, तो कहीं कोई तो खामी है, हमारे सिस्टम में कहीं खोट है, या हमारा कोई ऐसा मुखबिर वहां बैठा हुआ है। तो अगर हम लोग नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो बहुत मुश्किल बात है ये तो। नहीं, देखिए, ढूंढने की बात करें तो आपको मालूम होगा, अखबार में भी टीवी पर भी आया कि 48 घंटे के अंदर जो सरगना था उसको अरेस्ट कर लिया। प्लस जिन लोगों ने सप्लाई करी थी, जिन लोगों ने मदद की, जो परिवार उनके साथ थे, उन सबको अरेस्ट कर लिया। और जो बम ब्लास्ट जो हुआ है, आप कह रहे हैं कि वो वहां पर कैसे पहुंचा, तो ये कांग्रेस से भी पूछिए ना, कांग्रेस के समय में कितने ब्लास्ट हुए थे। ये जो कश्मीर की जो समस्या है, क्या वहां पर अब तक ब्लास्ट नहीं हुए? ये कांग्रेस क्यों नहीं जिम्मेदारी लेती इस बात को? हम एक जो मुद्दा, दूसरी जो बात कर रहे हैं, देखिए शीलदा भाई जी, आप जो जवाब दे रही है आप उससे संतुष्ट हैं? मैं ये जानना चाह रहा हूं कांग्रेस के वक्त पे क्या रहा। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, जब तो साइड लाइन बैठा के 1980 में बनी हुई आपकी पार्टी को क्लियर मेजोरिटी के साथ में सत्ता में बैठाया। अगर आप लोग तुलना करेंगे, आप एक आम मतदाता के नाते सोचिए, क्या किसी ने अगर वोट दिया होगा मोदी साहब को या बीजेपी को, यह जवाब सुनने के लिए दिया होगा कि हम तुलनात्मक एक अध्ययन करके आपको जवाब देंगे कि उनके वक्त इतने ब्लास्ट हुए थे, इतने टेररिस्ट अटैक हुए थे, इस वजह से? नहीं, देखिए योगेंद्र जी, जो मेन मुद्दा अब तक रहा था, जो समस्या रही थी आतंकवाद की, हमने उसको जड़ से समाप्त करने का ही प्रयास किया है। जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक किया और जिस तरह से पाकिस्तान पे दबाव बनाया, आप देखिए यूएन में इसको मसूद अजहर, जिसको लिस्ट में आतंकवादी घोषित करने के लिए जो चीन जो उसका नाम जोड़ने नहीं दे रहा था, वीटो पावर कर रहा था, आज वो भी मजबूर हो गया, वो भी सोचने के मजबूर हो रहा है। आज 40 देश इस बात से इनकार नहीं कर रहे हैं, इस बात पर सहमत हैं कि इनको आतंकवादी घोषित किया जाना चाहिए। और पाकिस्तान पे जिस तरह से दबाव बना, और आप देखिए कि जैसा कि अब पता नहीं सच या झूठ, जैसा कि मीडिया में आता है कि जो आतंकी जैश मोहम्मद के जितने ठिकाने उन पर भी उन पर पाबंदी की है, उन्होंने अरेस्ट करने का भी उनको प्रयास किया है। तो हमने समस्या की जड़ में चोट करने का प्रयास किया है। शीलदा भाई जी, देखिए
मीडिया पर्सन दुश्मन कंट्री में भी जाते हैं, खुद के कंट्री में भी रहते हैं, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स भी उस तरह से नहीं आती हैं। मैं खारिज करता हूं इन दावों को कि मीडिया निष्पक्ष है, निर्भीक है, बिल्कुल नहीं है। सच्चाई है, हमारी जमात को मतलब उंगलियां हमारे पे भी उठ रही हैं। वजह ये मैं बता रहा हूं कि बिल्कुल बहुत अच्छी बात है कि हिंदुस्तान की वॉइस है, चोट अजहर मसूद पे होनी भी चाहिए, लेकिन साहब वहां पे जमात जो हाँ जैसे मोहम्मद पे जो पाबंदी लगाई जा रही है या नजरबंद उससे किया जा रहा है, पहली मर्तबा नहीं हो रहा है वहां पे, इससे पहले भी किए जा चुके हैं। आपको ध्यान होगा एक लाल मस्जिद है वहां पे, उसमें एक आतंक का ठिकाना था, एक्शन हुआ, उसके बाद भी इस पे पाबंदी लगी कि ऐसे कौन कौन से मदरसे हैं या कौन सी जगह है जहां पे ये आतंक का संचालन हो रहा है, तब भी इस पे, ये मेरे ख्याल में तीसरी बार इस पे इस तरह की पाबंदी लगी है। अगर हम इसी में खुशी मना रहे हैं कि देख लिए हमारे प्रेशर के आगे उस पर पाबंदी लग गई है, तो हमारी भूल है साहब। दूसरा भी आप देखिए, इतिहास इतने उठा के देख लीजिए, ये पहली बार है कि जो अभिनंदन जो हमारा पायलट था वो उस पर इतना प्रेशर हुआ, चीन पर भी प्रेशर हुआ और जो पाकिस्तान पर जो प्रेशर हुआ, पहली बार 2 दिन के अंदर बिल्कुल सम्मान के साथ उसको अपने हिंदुस्तान छोड़ा। ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये मैसेज है कि अगर आगे से किसी भी तरह की ऐसी आतंकवादी हरकत की तो भारत उसका उससे भी ज्यादा पुरजोर तरीके मुंह तोड़ जवाब देगा उसको। और जिस तरह से भारत ने जो एक्शन लिया, उसकी जो इकोनॉमी को नष्ट करने का जो प्रयास किया, एक तरह से पाकिस्तान सरेंडर की स्थिति में पहुंचाया, तो ये सब हम कहना चाहिए कि हमारी कूटनीतिक जीत है। बहुत बढ़िया बात है। देखिए साहब, मैं एक बहुत आम भाषा में आपको मैडम रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा पड़ोसी मेरे लिए बहुत मुसीबत बना हुआ है। मैं रोज कह रहा हूं कि पड़ोसी को सबक सिखा दिया, पड़ोसी का दिमाग ठीक हो गया, ये बात मेरे दोस्तों में मैं कह रहा हूं, लेकिन पड़ोसन फिर कूड़ा मेरी तरफ ही फेंक रही है, वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। तो एहसास तो या तो ऐसा होना चाहिए कि हरकतों पे लगाम लग सके। आपकी पुलवामा अटैक के बाद भी आए दिन एलओसी, क्रॉस द एलओसी और बॉर्डर, उधर से और इधर से दोनों से गोलाबारी हो रही, जिसे अघोषित युद्ध की तरह हम देखते हैं। पाकिस्तान पे प्रेशर इतना होना चाहिए कि बिल्कुल उसकी बंदूकें थमे। जब तक वो मजे की बात है कि हिंदुस्तान ने ताकत के साथ में किया, और मुझे देखिए अब ये पॉलिटिशियंस को तय करना होगा कि किस दिशा में जाते हैं। ये पहला अवसर वर्षों बाद देश हित के मुद्दे पर बिना किसी नेतृत्व के, कोई पॉलिटिकल पार्टीज का कॉल नहीं था, रोज लोग कैंडल ले लेकर के पहुंच रहे हैं, उन शहीदों के प्रति सम्मान और शहादत देने को तैयार आज भी है। ये जो बिना कहे, ऐसा कोई गांव कस्बा चौराहा नहीं होगा जिसपे शाम के वक्त उस शहादत को सलाम करने के लिए नहीं आए हो। इससे ज्यादा देशभक्ति क्या देख सकते हैं? तो आप लोगों को, राजनीतिक दलों को तय करना है कि आपकी देशभक्ति के मायने क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। देश को तो मुझे मेरे ख्याल में सरकारों पे भरोसा भी करता है। अगर कोई उंगली उठ रही है तो आप ही लोग उठा रहे हैं कि आपने किया कि नहीं किया, सामने को संतुष्ट है कि नहीं है। क्यों? देश को तो रोजगार की फिक्र है, गरीबी की फिक्र है, भुखमरी की फिक्र है। ये सब चीजें होनी चाहिए कि जिनसे आज हर आदमी को 2 जून की रोटी के लिए जूझना पड़ता है, उसको उसकी फिक्र है या देश की फिक्र है? आप लोगों को सिर्फ चुनाव की फिक्र है। मैं आसोफा साहब आपके पास आना चाहूंगा। यह एक ऐसा मुद्दा हो गया है कि चुनाव में आम पब्लिक सुनना चाहती है कि क्या चल रहा है, लेकिन बिल्कुल फोकस इसी मुद्दे पर रख दिया। आपको लगता है कि क्या बिल्कुल चुनाव जीतने और हारने के लिए सिर्फ एक ही मुद्दा है? देखिए, मुद्दे तो जनता जब वोट डालेगी तब तय करेगी। नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी जो प्रयास कर रहे हैं, मैं मुझे लगता नहीं कि उनको सफलता मिलेगी। क्यों? कि अभी इतनी जागरूक जनता है, सोशल मीडिया के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से सब कुछ कंपेयर करती है, देखती है और तुलना करती है। थोड़ी बहुत भीड़ होती है जो बिना सोचे पीछे उनके चलती है, पर आम तौर पर नहीं होता है। और वो क्या देख रही है, जैसा मैं सोचता हूँ कि वो ये देख रही है कि जब यूपीए के 2010 और 13 के बीच, भाजपा ने तो ये कहा था कि एक के बदले 10 सिर लाएंगे, है ना। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था चीन को लाल आंख दिखाने की जरूरत है। लेकिन 2010 और 13 के बीच में सीज फायर उल्लंघन हुए 461। ये डिफेंस डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे है, डिफेंस मिनिस्ट्री की। और 18 का मिला नहीं है। मैं 2014 से 17 का देख रहा था, 2131 सीज फायर उल्लंघन हुए हैं 14 से 17 के बीच में। 18-19 का और जोड़ोगे
तो ये करीब 3000 पहुंच जाएगा। अब ये 7 गुना सीज फायर अगर मोदी सरकार में पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है, सीज फायर उल्लंघन हो रहा है, तो ये मुझे बताओ कि इस क्लाइमेक्स को यहाँ ला करके और एयर स्ट्राइक पे आपने किया है, तो एयर स्ट्राइक के बाद और अभिनंदन की फोटो मोटरसाइकिलों पे लगाने के बाद जम्मू में हिजबुल मुजाहिदीन ने कथित रूप से क्यों कर दिया, जिसमें 2 लोग मारे गए और 38 घायल हो गए। आतंकवाद की घटना तो हो गई ना एयर स्ट्राइक के बाद। सर्जिकल स्ट्राइक आपने किया था ना वहां उरी के बाद, फिर ये इन्होंने क्यों कर दिया पुलवामा। देयरफॉर आतंकवाद को आप केवल लोगों का यूफोरिया बना करके और टेम्परेचर बुखार चढ़ा करके इस तरह से चुनाव के समय डराओ, तो ये भारत के लोग डरने वाले हैं नहीं। रही बात कि मुद्दों की, भाजपा और नरेंद्र मोदी के लिए ये मुद्दा इस रूप में हो सकता है क्योंकि उन्होंने तो कभी शहादत दी नहीं है। उनको शहीदों की आत्माओं पे राजनीति करने की चिंता हो सकती है, उन पर तो कथित रूप से हत्याओं के आरोप जरूर लगते रहे, जजों की हत्या के और दूसरे लोगों के, अपने मंत्री की हत्या के आरोप लगते रहे। कांग्रेस ने तो, देखिए मैं बोला नहीं बीच में, कांग्रेस ने शहादत दी है। महात्मा गांधी हो, इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, देश की एकता और अखंडता के लिए हमने शहादत दी है। ये तो ही एक बात। आपका मूल डिबेट जो थी आज वो इस बात पे थी कि भी ये मुद्दा क्या एक ही रह गया? नो, ये मुद्दा कहीं एक मुद्दा नहीं है। क्यों कि राहुल गांधी जी ने तो इसका एक लाइन में जवाब हर भाषण में दे रहे हैं कि मसूद अजहर को पाकिस्तान को सौंपने वाले जो हैं, जैश ए मोहम्मद का सरगना, उसको पाकिस्तान को सौंपने वाले लोग किस आतंकवाद की बात करते हैं। इसलिए ये मुद्दा तो इस तरह से पटाक्षेप होता है, भाजपा का फुस होता है। रही बात कि मोदी जी अगर राफेल के अपने खुद के भ्रष्टाचार को, कोई मंत्री उसमें शामिल नहीं है, अकेले नरेंद्र मोदी पर मुकदमा चलेगा जब भी राफेल का पटाक्षेप खुले तौर पर होगा, तो वो उसको दबाने के लिए कुछ भी करें। राफेल तो इतनी ज्यादा परतें उगड़ चुकी है, केवल फाइल चोरी का मसला नहीं है। मैं एक मिनट बहुत टाइम लगा मुझे, तो 25वें मिनट पे मौका मिला मुझे, 3 मिनट से ज्यादा मैं बोलूंगा नहीं और 2 मिनट हुए। राफेल में एक ताजा वीडियो चल रहा है जो पहले कभी इंटरव्यू हुआ था पर्रिकर साहब का, और वो उस दिन का इंटरव्यू है जिस दिन ये नरेंद्र मोदी जी और डोभाल साहब 10 अप्रैल को इंटर गवर्नमेंट एग्रीमेंट कर रहे थे फ्रांस में 2015 में, और 11 अप्रैल का इंटरव्यू है IBN 7 के साथ, कोई जाके सुन ले भले। उसमें उन्होंने पूछा मिड में कि भाई इसकी डिटेल्स क्या है, तो उन्होंने कहा कि मोदी जी जब आएंगे इंडिया तब उनसे मुझे पूरी जानकारी लूंगा मैं, अभी तो मुझे अजीत डोभाल ने टेलीफोन पे बताया है कि ये एग्रीमेंट हो गया है। फिर उसका सप्लीमेंट्री क्वेश्चन था कि भाई ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट्स का क्या रहेगा, पार्टनर कौन रहेंगे, तो ये कह रहा है 8 तारीख को विदेश सचिव कह रहा है, 11 को जब तक मोदी जी लौटे नहीं तब तक पर्रिकर जी रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि एज ऑन नाउ अभी तक तो HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है, आगे का मुझे पता नहीं। देखिए इसलिए ये छिलके उतरेंगे ना तो ये उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरी बड़ी बात, मोदी जी जब आए, मैं बड़े मुद्दे उठा रहा हूं, ये मुद्दे छुपेंगे नहीं। रोजगार 2 करोड़, 7.2% बेरोजगारी दर 50 साल की हाईएस्ट है, मोदी जी की कानों पे जू नहीं रेंग रही है। आपके काले धन पे कुछ हुआ नहीं, नीरव मोदी लंदन में घूम रहा है खुलेआम, आपके कानों में जू नहीं रेंग रही है जी। लेकिन साहब एक छोटा सा आप जो बोल रहे हैं उसी पे, लेकिन मैं एक बात जानना चाहूंगा, केवल सत्ता पक्ष के साथ साथ प्रतिपक्ष भी, आप लोगों को तो मुद्दों पे लाना चाहिए गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट अगर नहीं आ रही तो आप लोग लेके क्यों ना रहे? आप भी सर्जिकल स्ट्राइक का जवाब अपने सर्जिकल से ही दे रहे हो। मुद्दे बहुत सारे हैं। चले मैं लौटूंगा आपके पास में छोटे से ब्रेक के लिए, छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद वापस आपके पास लौटेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात हम कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव सामने है, जिसे आम चुनाव कहते हैं। 16 लोकसभा के लिए चुनाव होगा, लेकिन मुद्दे सिर्फ मुद्दों के नाम पे एक मुद्दा है। सरकार ने बहुत काम किए होंगे, 80 दिन में 21 बड़ी योजना, फ्लैगशिप योजनाओं की बात कर रही है बीजेपी, लेकिन वो योजनाएं भी समाचार पत्रों, टीवी चैनल्स के विज्ञापन तक सीमित हैं। प्रधानमंत्री जी के भाषण में अगर कहीं को ज्यादा बात आ रही है पिछले कुछ दिन से,
बीजेपी नेताओं के भाषण में अगर कहीं बात आ रही थी, वो आ रहा है पुलवामा अटैक का जवाब किस तरह से दिया। और प्रतिपक्ष भी अगर कहीं आक्रमण कर रहा है तो वो यही कह रहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक की सच्चाई क्या थी और पुलवामा अटैक में क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, या फिर राफेल में क्या हुआ। तो मुझे लगता है कि मुद्दे बहुत सारे हैं देश के सामने, हम उन मुद्दों को टच नहीं कर पा रहे हैं। क्या वास्तव में पूरा देश एक ही मुद्दे पे फोकस रखना चाहता है इस चुनाव को, या फिर बिल्कुल ये अनवांटेड कुछ इश्यूज हैं जो जनता की इच्छा के विरुद्ध परोसे जा रहे हैं। अनवांटेड सिर्फ मैं इस वजह से कोट कर रहा हूं कि मुद्दे बहुत सारे हैं। कश्मीर का एक मुद्दा है, इसे कोई डिनाई नहीं कर सकता। पुलवामा अटैक के बाद जो कुछ हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, उस शौर्य की गाथा भी होनी चाहिए, लेकिन केवल बस एक हाईजैक इलेक्शन को एक ही मुद्दे पे फोकस करके कर दिया जाए, मुझे लगता है कि शायद ये उचित नहीं है। हम वो बात कर रहे हैं जो चौराहे की चर्चा हो, लोग पार्क में घूमने जाते हैं, वो कहते हैं कि एक मुद्दा है, लेकिन देश के सामने और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। सरकार ने जो कुछ किया उस पर भी डिबेट होनी चाहिए, केवल एक ही मुद्दे पे फोकस क्यों किया जा रहा है। मैं आसोपा साहब के पास में था ब्रेक से पहले। आसोपा साहब, वापस आपके पास में आ रहा हूं, मैं आपको पूरा समय दूंगा मैं, लेकिन मैं इस मुद्दे को, आपके वक्तव्यों को मैं जस्टिफाई चाहता हूं कि क्या वास्तव में पूरा देश एक ही मुद्दे के इर्द गिर्द रहना चाहता है? नहीं, देश कहीं नहीं रहना चाहता। देश के अपने मुद्दे हैं, हर व्यक्ति का एक इंडिविजुअल मुद्दा है और वो बन के 136 करोड़ में एक अलग अलग कंपार्टमेंट बनते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री का अभी मैं देख रहा था, वो कह रहे दुश्मन के साथ क्या नरमी बरती जानी चाहिए। कौन कह रहा है इस देश में कि दुश्मन के साथ नरमी बरती जानी चाहिए? आपने बरती है नरमी, तो गले लगे, उनके बर्थडे पे बिना बुलाए चले गए। एक यहाँ शपथ ग्रहण में बुलाया, आईएसआई को यहाँ पठानकोट पे आपने बुलाया, नरमी तो आपने बरती है। अब 4 साल और 10 महीने बाद आप सख्ती दिखाओ तो ये देश को लोग भूलने वाले नहीं है। देखिए सबसे बड़ा, लेकिन आसोपा साहब देखिए, ये पठानकोट वाला इश्यू एक अलग हो सकता है कि वहां पे क्यों बुलाया, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी, आईएसआई को क्यों बुलाया गया, ये आई डोंट नो। बट क्या वास्तव में एक पहल नरेंद्र मोदी ने स्टार्टिंग में की, वो चाहे बर्थडे विश करने गए, उनके पारिवारिक फंक्शन में गए हो, उनकी मां के लिए इन्होंने यहाँ से साड़ी शॉल भिजवाया हो, उधर से कुछ फलों का टोकरा है, जो भी कुछ चीजें चली वो एक अलग विषय है। लेकिन वास्तव में एक पहल मान सकते हैं इसको कि सरकार ने एक पहल की थी, उस दिशा में आगे बढ़नी चाहिए थी बात। योगेंद्र जी देखो, ये उस व्यक्ति के मुंह से शोभा नहीं देता, वो एक्ट उस व्यक्ति के द्वारा शोभा इसलिए नहीं देता कि चुनावों में जब विदेश मंत्री अजमेर शरीफ आ रहा है पाकिस्तान का, और मान लो हमारा विदेश राज्य मंत्री कहते भी प्रोटोकॉल में गए थे, प्रधानमंत्री आए थे, जो भी आए थे साहब, उनका कोई प्रतिनिधि आया, मंत्री या प्रधानमंत्री आए थे, और आपने कहा, क्वेश्चन उठाया मोदी जी ने कि प्रोटोकॉल होता है क्या जो हम पर सीज फायर करे, आतंकी भेजे, उस पर कोई प्रोटोकॉल होना चाहिए? ये प्रश्न किए जनता से चुनाव में, तो ये प्रश्न आज जनता उनसे करेगी। नंबर 1, मैं आपसे मुद्दों पे लाना चाहता हूं। देश की हम उठा रहे हैं, राहुल जी उठा रहे हैं, हम और उठाएंगे कि जब मोदी जी आए थे तो देश पर 55 लाख करोड़ का कर्ज था। आज 5 साल में 1.5 गुना बढ़ के 42 लाख करोड़ हो गया। अल्टीमेटली मोदी जी को दिखाना पड़ेगा कि ये 27 लाख करोड़ रुपया जो देश को कर्ज डुबो दिया। सारे फाइनेंशियल एक्सप्रेस, इकोनॉमिक टाइम्स के बड़े बड़े आर्टिकल्स कह रहे हैं आने वाली कई सरकारों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अल्टीमेटली देश की जनता को यह भी बताना पड़ेगा कि मैंने आपको इतने कर्ज में 5 साल में 1.5 गुना कर्ज में बढ़ा दिया है, तो ये इसका जवाब मोदी जी को देना पड़ेगा। आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊं, और सारे सेक्टर छोड़ दीजिए, भारत परिधान और जेम्स और ज्वेलरी का बड़ा मेजर एक्सपोर्टर है। पिछली 4 क्वार्टर्स 5 क्वार्टर्स में 4 से 5% तो परिधान में और 6 से 7% जेम्स एंड ज्वेलरी में एक्सपोर्ट कम हुआ है। ट्रेड डेफिसिट हमारा बढ़ता जा रहा है। गति जो एक्सपोर्ट की गिर रही है और इंपोर्ट की बढ़ रही है, वो ट्रेड डेफिसिट, मैं कहता हूं, मैं चुनौती देता हूं कि भाजपा को ये सारे आंकड़ों के और सारे जो स्टैटिस्टिक्स है, अलग अलग विभागों के, सेक्टर्स के, एक्सपोर्ट के, इंडस्ट्री ग्रोथ के, एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस एक बड़ा मुद्दा है। 42% किसान आत्महत्या बढ़ी पिछले 5 साल में, और ये कह रहे हैं कि नहीं हमने 1.5 गुना फसल का दाम दे दिया, लागत का। मुझे बताओ आप कि अगर आप एमएसपी की खरीद नहीं हो रही है तो केवल दाम उस पे टेबल में लिख देने से तो किसान को नहीं मिल रहा ना साहब। जब खरीद नहीं हो रही है,
अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने चिट्ठी लिखी, प्रधानमंत्री को मिलकर भी कहा कि साहब आप ये जो 25% फसल की उत्पादन का जो 25% एमएसपी पे खरीदी, इसको 40 करिए। ये 25 पे कब किया? केवल 6 महीने पहले किया, 4.5 साल बाद। पहले 15% था। अब हमारी नीति पे आई है। मैं यूपीए वर्सेस एनडीए और मेरी बहन बड़ी शीलदा भाई जी को मैं विनम्रता से कहता हूं कि आप सर्च करिए, यूपीए के 10 साल में एमएसपी कुछ भी रहा हो, खरीद कम होती थी एमएसपी पे। क्यों? कि मार्केट का रेगुलेशन यूपीए गवर्नमेंट इतना खूबसूरती से करती थी कि मंडी में किसान को फसल बेचने पर फायदा ज्यादा होता था। एमएसपी और मंडी का 100-150 रुपए का फर्क होता था। किसान अपने जहां रोज का आड़त का काम है वहां बेच के खुश होता था। अब तो आपने टोकन, अब मजबूरी हो गई, टोकन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। किसान तो ऐसे हो गए जैसे कोई बेरोजगार नौकरी की लाइन में लगता है। वो किसानों की दुर्गति कर दी, कर्ज में डुबो दिया किसान को। फिर दे रहे हो क्या? 17 रुपए रोज, 2000 रुपए आप हो क्या, मतलब 6000 रुपए सालाना, 500 रुपए महीना। अल्टीमेटली उसको आप ये वादा करते और एग्जीक्यूट करके दिखाते कि उस पर एक बार कर्ज माफ कर देते, फिर कहते कि ये पॉलिसीज हैं, ये एमएसपी है, चाहे तो मैं भावांतर दूंगा, चाहे मंडी की भाव ये होगा। तब तो मुझे अच्छी तरह याद है, मैं आपको किसी दिन इनफॉर्मली मुझे घर बुलाइए, मैं आपको चाय पे एक वीडियो सुनाऊंगा। एक वीडियो, मेरी आखिरी सेंटेंस है, मेरी इस स्लॉट का आखिरी एक वीडियो सुनाऊंगा मोदी जी का। मुजफ्फरनगर में बोला था उन्होंने कि रियल टाइम डाटा लागू करूंगा इस देश में, किसान की फसल भी सही दाम पे बिकेगी और उपभोक्ता को जो महंगाई कंट्रोल करने के लिए उपभोक्ता को बाजार में जींस भी, वस्तु भी सही दाम पे बिकेगी। ऐसा मैकेनिज्म रियल टाइम। और उसमें क्या कहा था कि भाई क्या ये जो आपका अक्टूबर का महीना होता है नवरात्रि, नवरात्रि में तो बेसन का बंगाल में उपयोग ज्यादा होता है और चने का उपयोग इस राज्य में इस महीने होता है। मैं गाड़ियों का आवागमन ऐसा कर दूंगा कि जहाँ सरप्लस है वो टाइम पहुंच जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये मुद्दे आएंगे, ये मुद्दे आएंगे। आप लोगों ने उनको बेसन और दाल के बारे में सोच नहीं दिया। आप बीच में तो रफाल लेकर के आ गए, तो फिर वो दाल और बेसन के बारे में सोचने का आप लोगों ने टाइम नहीं दिया। उन्होंने किया रफाल। तो इनको जनता का ध्यान कहाँ था? इनका तो सारा ध्यान जो था करप्शन में था। अगर आपके नहीं, लेकिन आपकी सरकार के वक्त करप्शन इन्होंने कैसे किया? सरकार आपकी 5 साल से सरकार की बात कर रही हूँ। आपकी सरकार की जवाब आपको देना, आपकी सरकार का। मैं कह रही हूँ आपकी शीलदा जी, ये मैकेनिज्म आपने बहुत जोरदार बताया। ये क्या सेटिंग थी आप लोगों की कि करप्शन इन्होंने किया आपकी सरकार में? नहीं, जो जिस तरह से ये एक बहुत बढ़िया सेल्समैन की तरह अपनी सरकार की तारीफ में कशीदे पड़ रहे हैं, मैं उसकी बात कर रही हूँ। अगर आपने किसानों का सही है होता तो यूपी में आपकी स्थिति 2 पर नहीं रह जाती। जितनी आत्महत्या आपके लोगों ने की, आपके पास आपके वादों का, आपके वादों का पैसा जनता देखो, डिबेट का मतलब आपके वादों का। वायदे तो हमने जो किए वो करके कहाँ है वो? हमने तो भ्रष्टाचार नहीं करना, होने देना था, खुद ही कर लिया। हमने बता दो, हमने खुद प्रधानमंत्री भ्रष्ट हो गए, इससे ऊपर क्या? अच्छा, हमने लोकपाल क्यों नहीं किया? लोकपाल नियुक्त क्यों नहीं किया? लोकपाल कहाँ है? आप जो लोकपाल का बात कर रहे थे बहन जी, आप धोखा देके लोकपाल कहाँ है? लोकपाल उनसे स्वास्थ्य पूछने के लोकपाल कहाँ है? कि मेरा स्वास्थ्य पूछने आ रहे हैं और उनके हिसाब लोकपाल कहाँ है? ट्वीट कर दिया। लोकपाल कहाँ है? बहुत शर्म की बात है कि आप मेरे से स्वास्थ्य पूछने के बहाने आए और क्या बना के क्या आप कर रहे हैं? तो देशभक्त है आपका मुख्यमंत्री देशभक्त है। आप बीमारी पर राजनीति, आपका मुख्यमंत्री देशभक्त है। नहीं, देशभक्त तो आपको नहीं लगता? सारे ही हैं, सभी लोग देशभक्त। उसका इंटरव्यू है ना, राहुल जी तो अभी मिले हैं, उसका इंटरव्यू सुनाता हूँ मैं आपको। आप बेचारा मौत से जूझ रहा है, उसके ऊपर राजनीति। अरे वो तो देशभक्ति है उसकी। मैं इंटरव्यू, वो 11 अप्रैल 2015 का इंटरव्यू सुनिए पर्रिकर का। उनसे क्या निकलवाने गए थे? हम थोड़ी निकलवाने गए थे, इंटरव्यू में बोला है कि मुझे डोभाल ने बताया कि समझौता हो गया। ठीक है, चलिए, लेकिन हम मुद्दों पे लौटे। हाँ, मुद्दा जो है, मुद्दा बहुत सारे, हमारी नजर में मुद्दे बहुत सारे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि मुद्दा एक ये भी है कि हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी बहुत अच्छी रहनी चाहिए, देश का स्वाभिमान झुकना नहीं चाहिए, तो हमारी ताकत का एहसास पड़ोसियों को होना चाहिए सौहार्द के साथ में। ये सारी चीजें हैं, लेकिन केवल अगर देश की लीडरशिप अगर एक ही मुद्दे को फोकस करेगी तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा गलत होगा। मुद्दे हैं, और भी मुद्दे हैं। बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, गरीबी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर इस बात को खारिज करें कि बिल्कुल नहीं है, तो आप ही लोगों ने 10 करोड़ लोगों को तो अभी आइडेंटिफाई किया है, 44 करोड़ को आप लोग व्यवस्था करेंगे जिनकी उम्र आने वाले टाइम में जब भी 60 साल होगी तो 3,000 रुपए उन्हें मासिक रूप से आप पेंशन के रूप में देंगे। इसका मतलब गरीबी का स्तर तो हमारे यहाँ पे है। 44 करोड़ लोगों को तो एसएनटी क्षेत्र से उनको आप लोगों ने ही साबित किया है कि गरीब हैं अभी, तो एक बड़ा मुद्दा है ये भी। नहीं देखिए जी नहीं, बिल्कुल गरीब, हमने कहा सबका साथ सबका विकास। गरीब लोग गरीबी रेखा से किस तरह ऊपर उठे, वो स्वयं अपना रोजगार करें और रोजगार देने लायक भी बने। इसके लिए न हर फील्ड में, चाहे आप एग्रीकल्चर के फील्ड में देख लीजिए, आईटीआई के फील्ड में देख लीजिए, या जो घर की बात करूं, मकानों की बात करूं, उनके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सबको मकान दिलाने के प्रयास किए। 9 करोड़ लोगों को, जो महिलाओं की जो स्थिति थी, उज्ज्वला योजना में हमने इन्वेस्ट किया। सबसे बड़ी बात जो स्वास्थ्य का ध्यान दिया, आयुष्मान जो योजना है उसमें दिया जी। अगर लेकिन सीलदा भाई जी, मैं वही कह रहा हूं, आप लोगों ने 80 दिन में 21 बड़ी योजनाएं लॉन्च की हैं। आप लोगों को तो मेरे ख्याल में इसका पाठ भी काफी पढ़ाया जा रहा है, लगातार ये बात आ रही है, लेकिन आपका भरोसा सर्जिकल स्ट्राइक पे ही है अभी भी। आपके इतने योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री जी अगर 1 घंटा बोलते हैं तो 80% सर्जिकल स्ट्राइक और प्रतिपक्ष के सवाल पूछने पे आप लोग फोकस करते हैं। इन योजनाओं पे भरोसा कम है कि इससे वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल नहीं। ये क्वेश्चन मार्क तो ये लगा रहे हैं, विपक्ष क्यों क्वेश्चन लगा रहा है? मैं वही कह रहा हूं आपसे, उनके स्पीच में इसमें इन्होंने क्यों ये कहा, क्वेश्चन क्यों उठाया? बात ठीक है, हो गई, स्ट्राइक हुई, आपने सपोर्ट किया सारी सर्वदलीय बैठक में। जब आप मान चुके कि हाँ आपने बहुत अच्छा किया, फिर उसमें इसको बीच में टोकना मत करना। 40 शहीदों की बैनर लगा के प्रधानमंत्री राजनीतिक सभा कर रहे हैं, राजनीति उनको कमाल कर रहे हो आप। दे रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। आप कह रहे हो कि किसने की शुरुआत? तो आपने की, हमने नहीं की। वो हमारा अरे ये श्रद्धांजलि है, ये श्रद्धांजलि है। हम बीजेपी ऑफिस में जब भी मीटिंग होती है तब भी हम श्रद्धांजलि देते हैं। आप मोटरसाइकिलों के सामने अभिनंदन की और जेट की फोटो, मोदी की फोटो, देश नहीं झुकने दूंगा। आपके रोकने से देश कभी नहीं झुका है, भारत कभी नहीं झुका है, न झुकेगा। शहादत देने वाले हैं इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, महात्मा गांधी, शहादत देने वाले हैं। आपके पास नहीं है वो जज्बा, न वो हौसला है, न छाती है आपकी, खाली कहने वाली छप्पन छाती है आपकी। आसोफा साहब, आप लोग भी 3 के अलावा चौथे ने भी किसी ने शहादत दी होगी। कांग्रेस हमेशा 3 जब अवसर आएगा हम तैयार हैं। लोगों ने दी होगी शहादत। बेअंत सिंह का नाम भी ले दीजिए। क्यों बेअंत सिंह थे ना? हाँ, तो भूल क्यों रहे हो उनको? बेअंत सिंह थे ना? बेअंत सिंह को क्यों भूल रहे हो? आप ही के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यूथ कांग्रेस के रहे, दोनों पांव गंवा दिए उन्होंने, मनिंदरजीत सिंह बिट्टा, उन पे हमला हुआ, बहुत सारे ऐसे लोग रहे हैं। लेकिन केवल बस आप 3 ही लोगों को मत गिनाइए, शहादत इन लोगों की भी है जो 44 लोग एक परिवार है। हाँ। बस परिवार आपके पास तो कोई तर्क है नहीं। हमारा तर्क नहीं, बस इसके 40 वो मंच पे लगा रहे हो। चले, मैं ओम सैनी साहब के पास में जाना चाहूंगा। ओम जी, आपने खूब अच्छे से सुनी, दोनों हमारे जो साथी आए हुए उनको अच्छे से सुनी, और ये कोई नई बात नहीं है, ये केवल एक आमने सामने बैठ करके एक डिबेट का मंच है। और आप पॉलिटिकल मंच से जो सुनते हैं, चेहरे बदलते हैं, वहां पे अल्फाज कुछ इसी तरह के होते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। कहाँ जा सकते हैं इस देश की राजनीति? क्या वास्तव में वक्त आ गया है कि राजनीतिक दलों को सोचना चाहिए कि हम गलत दिशा में जा रहे हैं, हम मुद्दों से भटक रहे हैं? आपको याद है योगेंद्र जी, हम लोग पहले ही कहा करते थे कि ये जो व्यक्ति चेहरे के साथ में जो राजनीति पहचाने जाने लगी है, ये दलों के नाम से पहचानी जानी चाहिए। और ये परंपरा हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी के रूप में हम अलग तरीके से देखते थे, कांग्रेस के रूप में हम अलग तरीके से देखते थे। आज हमें मोदी जी को देखना पड़ता है या राहुल जी को देखना पड़ता है। ये जो चलन है, ये अपने आप में बड़ा लोगों को गुमराह करता है। वरना सीधा कांग्रेस हमें क्या देगी या भारतीय जनता पार्टी हमें क्या देगी, ये सवाल जब लोग करते तो कलेक्टिव और पूरे मुल्क का एक दृश्य बनता था। उस दृश्य को गौण किया है, ये अपने आप में बड़ा खतरनाक सिलसिला है, इससे लोगों को निकलना चाहिए। और फिर बता दूं आपको कि सवाल वही उठेंगे कि जब लोगों ने ऊब करके कांग्रेस को अपदस्थ किया था और साथ साथ में मोदी जी को शासन दिया था। उनकी अपेक्षाएं थी कि रोजगार मिलेगा लोगों को, उनकी अपेक्षाएं थी कि महंगाई कम होगी, उनकी अपेक्षाएं थी किसानों की आत्महत्याएं खत्म होकर किसानों को उचित मूल्य मिलेगा, उनकी अपेक्षाएं थी कि सीमा पे सब कुछ बहुत बेहतर होगा, राष्ट्र का नाम पूरी दुनिया में एक परराष्ट्र नीति के माध्यम से स्थापित होगा। मैं समझता हूं कि इन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, जो नहीं हुई है। कुल मिलाकर के मुझे लग रहा है कि वही खींच करके लिए जा रहा है कि मोदी जी के ऊपर आक्रमण हो रहा है, सारा
विपक्ष एक हो गया है या राहुल जी के ऊपर आक्रमण हो रहा है, सारा सत्ताधारी दल एक हो गया। ये जो रास्ता है ये देश हित का रास्ता नहीं है। देश हित का रास्ता तो यही है कि लोगों को रोजगार मिले, लोगों को महंगाई से निजात मिले, लोगों को लगे कि वो इस मुल्क के लोग जहां परिभाषाएं बदलने का हक नहीं है सरकार को, जिस तरीके से क्या कहते हैं नेशनलिज्म की परिभाषा बदलने की चेष्टा की, कॉन्स्टिट्यूशन को जिस तरीके चैलेंज करने की चेष्टा की, जिस तरीके से हमारी इंस्टीट्यूशंस जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस थे, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस, उनको कमजोर करने की चेष्टा की। हमारा एडवोकेट जनरल जिस तरह की भाषा आजकल सुप्रीम कोर्ट में बोलने की हिम्मत जुटा सकता है और फिर पलटी खा सकता है, ये इस मुल्क में पहले कभी हुआ नहीं। तो मेरा ख्याल है कि लोग इन सब बातों को देख रहे हैं और कुल मिला के मुझे लग रहा है कि इलेक्शन सिर्फ दो ही तरफ है। एक तरफ तो मोदी जी खड़े हैं और उनके साथ में उनके सहयोगी दल खड़े हैं, और दूसरी ओर विपक्ष खड़ा है जिसमें कई चेहरे नजर आते हैं। मुझे ये लगता है कि वो कई चेहरे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, जिनका कहीं घनीभूत होता वो चेहरा नजर नहीं आता। मोदी जी का ये चेहरा कितना लोकसभा के उसमें स्थापित रह पाएगा, ये देखने की बात है जी। लेकिन यहाँ एक बात मैं कहना चाहूंगा आपको कि ये दौर कैसे बदलता है। आप देखिए, कोई वक्त था कि जब बीजेपी सहित सारी पार्टियां इंदिरा गांधी के खिलाफ खड़ी थी, आज नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़ी हुई हैं। तो मुझे लगता है कि हालात बदले होंगे, चेहरे बदले होंगे, लेकिन जो एक स्थितियां बनी हुई थी वो एक बार फिर वैसी हो रही हैं। देखिए एक बात और इसमें एक बुनियादी फर्क है। श्रीमती गांधी ने इमरजेंसी आपातकाल को लगाने के बाद में उसका पश्चाताप किया। श्रीमती गांधी ने उसको गौरवान्वित करने की चेष्टा नहीं की, और इसी का नतीजा है कि 1980 में जब उनको वापस चुनाव में गई तो इतने भारी बहुमत से वो जीत करके आई, उसको तो लगा कि ये है। लेकिन मोदी जी तो अपने इन कॉन्स्टिट्यूशनल जो गड़बड़ें हुई है इनके शासन के अंदर, उनको जस्टिफाई कर रहे हैं। डिमोनेटाइजेशन जो अपने आप में सबसे बड़ा गुनाह हुआ है इस मुल्क में, जिसको आज अरविंद पांगड़िया भी अपनी किताब में, अपने लेख में कह रहा है खासतौर से, वो उसका नतीजा है। कहां वो मान रहे हैं? वो कहते हैं सब कुछ बड़ा ठीक है, वो कहते हैं काला धन साफ हो गया, वो कहते हैं रोजगार मिल गए, वो कहते हैं कि महंगाई नियंत्रित हो गई, वो कहते हैं सीमाएं मजबूत हो गई, वो कहते हैं राष्ट्र की गौरवान्वित हुआ है। तो ये सब अपने आप में विरोधाभास वाली बातें हैं। इंदिरा गांधी ने ऐसा नहीं किया। इंदिरा गांधी ने 70 में जब गरीबी हटाओ स्लोगन के साथ में शासन में आई, शासन में आने के बाद में जो आपातकाल का सिलसिला स्टार्ट हुआ, और जब कहने लगे तो इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, ऐसा ये जो इस तरह के प्रशस्ति गान करने वाले चारण जो पैदा हो गए थे उसके अंदर, उनका नतीजा ये हुआ कि आपातकाल का सिलसिला, और उनको अपदस्थ किया गया, उनको जेल में डाला गया, उनको सब कुछ किया, और उसके बाद में फिर डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हुई तो मुकाबले में खड़ी हुई और उसके बाद जीत के आई। ये सब बातें देखनी पड़ेंगी ना। 2.5 साल में ही वो जो सारे लोग आरोप लगा रहे थे वो सब चीजें भूल गए। तो ये आप कंपेयर नहीं कर सकते कि इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी इस मायने में बहुत कमजोर नजर आते हैं, जबकि इंदिरा गांधी ने बिल्कुल स्थापित किया कि वो डेमोक्रेसी की जबरदस्त हामी है और लोगों के अधिकारों को जनाधिकार। इमरजेंसी पहली मर्तबा देश को सामना करना पड़ा, और अभी जो स्थितियां रही, हम विक्टिम है ना सर उसके। बिल्कुल मैं आपसे इसी वजह से सवाल कर रहा हूं। लेकिन हम इसे जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं? इंदिरा गांधी की बहुत सारी खूबियां हो सकती हैं, लेकिन एक ऐसा काला अध्याय भी उनके नाम इस इतिहास में रहेगा कि जो उन्होंने इमरजेंसी लगाई, हम उसको जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं कि वो पैरोकार रहे? मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं जी, मैंने कहा कि उन्होंने पश्चाताप किया इस पर, और पश्चाताप करने के बाद में रीस्टैब्लिश करके और चुनाव के लिए गई। अगर चुनाव के लिए नहीं जाती तो लगता कि एक फासिस्ट शासन में स्थापित हो गया है, लेकिन चुनाव के लिए जाकर के उन्होंने स्थापित किया कि डेमोक्रेसी में उनकी पूरी आस्था है। देखिए वो जो दौर था ओम जी, वो एक ऐसा दौर था कि इंदिरा गांधी की हठधर्मिता, उनके निरंकुशता, उसके खिलाफ ऑल पार्टीज अलायंस बना कि हमें देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए इंदिरा गांधी के खिलाफ लड़ना है। लेकिन अभी तो भूख दोनों तरफ सत्ता की है, मुझे लोकतंत्र नजर नहीं आ रहा अभी। नहीं, मुझे लगता है कि एक तरफ का संविधान की रक्षा का दायित्व निभाने की बात कह रहे हैं लोग, और दूसरी ओर संविधान को अपने हिसाब से बदलने की बात कह रहे हैं। दूसरी ओर जो परिभाषाएं बदलने का सिलसिला प्रारंभ हुआ है डेमोक्रेसी को लेकर के, नेशनलिज्म को लेकर के, उनका विरोध करने वालों का है, तो ये ऐसा कंपेयर नहीं हो सकता। वो दौर बहुत अलग था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये दौर जो है तो ज्यादा खतरनाक है। तो इसमें एक तरफ तो डेमोक्रेसी के रक्षक के रूप में लोग खड़े हुए हैं, छोटे दल हो चाहे बड़ा दल हो, चाहे अलग अलग जातिवाद पर आधारित दल हो चाहे संप्रदायवाद पर आधारित दल हो, लेकिन एक तरफ खड़े हैं। और दूसरी ओर वो है कि जो कुछ हमने किया वो सत्य किया, ठीक किया, देश की रक्षा इसी से हो सकती है, बाकी किसी से नहीं हो सकती। तो मोदी जी के रूप में पहचाना जा रहा है उस बात को ना, भारतीय जनता पार्टी के रूप में नहीं। भारतीय जनता पार्टी का नाम लेते ही तो उसके साथ में उदार चरित्र भी सामने आते हैं, अटल बिहारी जी भी सामने आते हैं। उस वक्त ऐसा नहीं कहा जा सकता था जी। लेकिन चलिए मैं शीलदा भाई जी आपके पास आना चाहूंगा। ओम जी, एक
जो टिप्पणी कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि लोगों का नजरिया इस तरह का है कि बीजेपी गौन हो गई और एक व्यक्तिवाद जो है, चेहरा जो है वो नरेंद्र मोदी के रूप में सामने आए हैं। बीजेपी की आइडेंटिटी से ऊपर नरेंद्र मोदी की आइडेंटिटी चल रही, काम ले रही है इस वक्त बीजेपी। नहीं, देखिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आते हैं तो वो डेफिनेटली पूरा भारतीय जनता पार्टी उनके पीछे है। आप ये देखेंगे कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई और जो भी लगातार उसके बाद में उन्होंने जिस तरह से काम संभाला, उन्होंने वो मीटिंग्स में भी भाग लिया, उन्होंने रैलीज में भी भाग लिया, उन्होंने बूथ के लोगों से भी बात करी, उन्होंने स्टूडेंट से भी बात करी, उन्होंने महिलाओं से भी बात की, उन्होंने लाभार्थी से भी बात की। तो ऑल इन वन, आप ये नहीं कह सकते। एक जोड़ लीजिए, इसमें मीडिया से बात नहीं की। मीडिया से तो रोज मन की बात होती है, वो मन की बात वो सब करते हैं। तो आप देखिए, तो बीजेपी से वो अलग कहाँ है? बिल्कुल नहीं है। मैं एक बात लेकिन कहना चाहूंगा, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, राज्यों में भैरव सिंह शेखावत, वसुंधरा राजे, कईयों की आप स्पीच सुन सकते हैं। उनकी स्पीच में कई बार ये उल्लेख किया जाता है कि हमारी पार्टी, हमारे सिद्धांत, आरएसएस का भी जिक्र कर दिया जाता है। मोदी जी के मैक्सिमम आप स्पीच को सुनिए, अटल बिहारी वाजपेयी का भी जिक्र नहीं होता है। जो कार्यकाल उनका है, जिसको एक उदारवादी कार्यकाल के रूप में कांग्रेस भी इस बात को स्वीकार करती है कि भाई वो उनका एक बड़ा कद था, और ये मैं और मेरा, ये जो अभी चर्चा चलती है मोदी साहब के लिए, क्योंकि इसी नाते ओम सैनी साहब कह रहे हैं कि बीजेपी गौण हो गई है और मोदी साहब का चेहरा और कद उससे बड़ा हो गया। नहीं, देखिए, आप देखिए जो सम्मान नरेंद्र मोदी जी, अभी उनकी जो डेथ हुई थी जिस तरह से, और जो भारतीय जनता, किसकी डेथ हुई? अटल बिहारी वाजपेयी जी की। तो उनके सम्मान में आप देखिए कि 10 किलोमीटर तक उनकी शव यात्रा में वो पैदल चले हैं जी। बीजेपी ऑफिस में भी किया, और जिस तरह से, किलोमीटर तो ठीक कर लो, 4 है वहां से, नहीं 10 किलोमीटर बीजेपी कार्यालय से वो घाट 4 किलोमीटर। चले, खैर इस पे कोई सियासत नहीं होनी चाहिए, 4 मीटर वो पैदल चलना अच्छी बात है। नहीं, ये देखिए, और उसके बाद भी जिसमें जितने भी कार्यक्रम हुए उनमें खैर हम चलिए, मेरे पास समय कम है, मैं आसोपा साहब को बहुत कम समय देना पड़ेगा मेरे को, है ना? बस बिल्कुल आप अपनी बात पूरी करिए, लेकिन मैं क्षमा चाहूंगा दर्शकों से कि घूम फिर करके मैं उस मुद्दे पे आप लोगों को नहीं लेकर के आ सका जिस मुद्दे की मुझे चिंता थी कि देश में मुद्दे बहुत सारे, उन पे भी चर्चा होनी चाहिए। हम केवल चेहरे और बस एक सर्जिकल स्ट्राइक और उसी पे लोग रोज सुनते हैं। ये मैं फिर कह रहा हूं कि एक मुद्दा है, लेकिन ऐसा मुद्दा भी नहीं है कि और एक ही मुद्दे पे देश का चुनाव फोकस कर दिया जाए। मुद्दे बहुत सारे हैं। किसानों की समस्या है, विद्यार्थियों की समस्या है, रोजगार की समस्या है, गरीबी की समस्या है, बहुत सारी समस्याएं हैं। करिए तो आपके मुद्दों पे चर्चा कि हमने ये किया इस योजना के तहत, इससे ये बेनिफिट मिला, वो आंकड़े होने चाहिए, उस पर प्रतिपक्ष को अगर कहीं कुछ बोलना है तो बोला जाना चाहिए। ये भी एक मुद्दा है। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल इस मुद्दे को आप खारिज कर दीजिए, बिल्कुल नहीं कर सकते। मुद्दा है 44 सैनिकों के शहादत से जुड़ा एक मुद्दा है, लेकिन और भी मुद्दे हैं जिससे वो परिवार भी बंधे हुए हैं। मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा अतिवाद पे हमें नहीं जाना चाहिए, हमें फोकस ऑल इश्यूज रखना होगा इलेक्शन के दरमियान। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस मुद्दे से हम भटकना क्यों चाहते हैं? कोई राजनीतिक दल उस मुद्दे पे नहीं आना चाहता। कि कांग्रेस ने तो भटक रही है, कांग्रेस सब मुद्दों को उठा रही है और ये मान के चलते हैं कि सब मुद्दे जीवंत रहेंगे और उन पे ही वोटिंग होगी, एक बात। लेकिन जो आप जितना मोदी जी का और ये सारा डिस्कस हुआ ना, चूंकि थोड़ी सी बात है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट और इससे लिंक्ड है। सोशल मीडिया में नो सोशल मीडिया में आजकल बड़ा एक वैसा चल रहा है, हो सकता है बीजेपी सर्किल्स में नहीं चल रहा होगा, वो ये कि सेक्शन आर्टिकल 324 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को एक बार मुलतवी कर दिया जाए। जब तक कि मोदी जी हैं तब तक उसको स्थगित रखा जाए लोकसभा के लिए, और मोदी जी को आजीवन प्रधानमंत्री कर दिया जाए। क्योंकि उसमें लिखा है कि कांग्रेसी भाई ने कि भाई बहन जी एक मिनट सुनिए, मैं कंप्लीट कर रहा हूं, कि भाई एक जमाने में देवकांत बरुआ ने कहा इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, इसकी बड़ी आलोचना हुई। हम कांग्रेसी हैं, हमने उस आलोचना को सहा। लेकिन अब तो मोदी जी खुद ही कह रहे हैं कि मोदी भारत है, भारत ही मोदी है। ये कब का? ये तो भाई मैं जो मंच पे मैंने ये किया, मैंने किया मीन्स मैं ही भारत हूं, शब्द दे रहे हैं। हाँ, तो इसलिए जब मोदी
जी की गालियों के जवाब में ऐसे मोदी जी को हमें गाली निकालनी पड़े, भगवान को हमें गाली निकालनी पड़े, ये हमें बड़ा दुख होता है। इसलिए वो कह रहे हैं भाई ऐसे भगवान के लिए गाली मत दीजिए। 320 नहीं, वो गाली देते हैं ना, हाँ। हमें मजबूरी में देनी पड़ती है। नहीं मत दो, वो भी नहीं देंगे गाली। वो तो देंगे। उनके शायद आती भी नहीं है गाली मोदी जी को। मोदी जी को गाली तो आती भी नहीं। उन्होंने कहा है कि मेरी फितरत में चुन चुन कर बदला लेना मेरी फितरत में है। 4 साल 10 महीने तक पाकिस्तान से बदला नहीं लिया, अब उनकी फितरत आ रही है। अब तक किससे बदला लेते रहे वो? अब तक किन राजनीतिक विरोधियों को मारते रहे वो? किन जजों को मारते रहे वो? ये क्वेश्चन लोगों के उठ रहे हैं दिमाग में, क्वेश्चन उठ रहे हैं, क्वेश्चन उठ रहे हैं। चुन चुन कर बदला लेना जिसकी फितरत में है, वो पाकिस्तान से अब बदला लेने की बात कर रहा है। 4 साल 10 महीने तक पाकिस्तान के साथ क्या व्यवहार किया मोदी ने? चलिए मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव मैं रोकना चाहूंगा। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि चुनाव मुद्दों पे हो, हम गुजारिश करते हैं ऑल पार्टी लीडर्स से कि मुद्दों पे फोकस रखें, मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए। और मैं ये कहना चाहता हूं कि आगाह भी कर रहा हूं आप लोगों को कि हमारा भ्रम है कि हम मुद्दों से भटक करके कुछ गेन करने की कोशिश करें, लेकिन यूथ जिसकी संख्या आज सर्वाधिक है, वो एक एक चीज को वॉच भी करता है। सोशल मीडिया का हथियार उसके हाथ में ऐसा, वो एक एक चीज का ऑपरेशन फ्रेंड्स के साथ बैठ करके करता है, पार्क में करता है, कॉफी की टेबल पे करता है कि कौन क्या कह रहा है, इस देश की फिक्र किसको है। तो मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा, मीडिया हमेशा अलार्म की तरह पेश आता है कि हम घंटी बजा रहे हैं कि सुधरना होगा, आप लोगों को समझना होगा इस देश की सियासत को वापस से। ये शब्द इस वजह से प्रयोग में ले रहा हूं मैं कि हम मुद्दों से भटक रहे हैं। ये देश का चुनाव मुद्दों पे आधारित होता है, मुद्दों पे लड़ा जाता है, अभाव दिखाई देता है। मुद्दे आज वो मुद्दे होते हैं जो राजनीतिक दल तय करते हैं। देश क्या चाहता है, देश की जनता क्या चाहती है, वो मुद्दे उनके लिए मायने नहीं रखते हैं, जो मुझे लगता है गलत है। बहुत बहुत शुक्रिया आज सभी का। खास खबर में आज इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।